Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। केमिस्ट्री चल रहा है और इसमें जो सब्जेक्ट आज हम लोग देखने वाले हैं, जो टॉपिक आज चलेगा वो है सहसंयोजक यौगिकों के गुण। सहसंयोजक यौगिक के गुण क्या हैं, आज हम लोग इसको बेहतरीन ढंग से समझेंगे। चलिए आगाज करते हैं आज इस वीडियो का और समझते हैं कि पहले सहसंयोजक यौगिक क्या है या सहसंयोजक यौगिक के गुण क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ आप लाइन देख रहे हैं, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का है ना, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। दो परमाणु के बीच जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहसंयोजक है ना। दो परमाणु के बीच, दो परमाणुओं के बीच जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है ना, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप बने रासायनिक यौगिक को, तो उसके बाद जो रासायनिक यौगिक बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। क्या बोलते हैं, सहसंयोजक यौगिक। तो सहसंयोजक यौगिक क्या है, इसका डिफिनेशन आपको पहले लाइन में ही मिल गया कि दो परमाणु के बीच, अलग अलग दो परमाणु है और दोनों ही परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। और इलेक्ट्रॉन की जो साझेदारी होती है, और इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप पहले इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है और उसके बाद एक यौगिक, एक रासायनिक यौगिक बनता है ना। उस रासायनिक यौगिक को सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। तो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप जो रासायनिक यौगिक बनता है उस यौगिक को सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। अगर कहीं पर सहसंयोजक यौगिक लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि इस सहसंयोजक यौगिक को बनने में, है ना, इस रासायनिक यौगिक को बनने में दो अलग अलग जो है एलिमेंट के एटम जो है आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा किए हैं और इलेक्ट्रॉनों को साझा करने के बाद जो है यह कंपाउंड हमको मिला है, जो रासायनिक यौगिक मिला है, तो उस यौगिक को क्या बोलेंगे, सहसंयोजक यौगिक। यहां तक बात क्लियर है, आप समझ गए सहसंयोजक यौगिक क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। सहसंयोजक यौगिक के निम्नलिखित गुण हैं। अब सहसंयोजक यौगिक जो है, जो यौगिक दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप जो यौगिक बनते हैं, उस यौगिक के गुण क्या क्या हैं या प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इसको देखते हैं। चलिए पहला पॉइंट है अधिकांश, है ना, अधिकतर, अधिकांश सहसंयोजक यौगिक साधारण अवस्था में गैस या द्रव या वाष्पशील ठोस होते हैं। मैक्सिमम जो, अधिकतम जो सहसंयोजक यौगिक होता है ना, अधिकतम जो सहसंयोजक यौगिक होता है वह क्या होता है, साधारण अवस्था में गैस या द्रव या वाष्पशील ठोस में होते हैं। अधिकतम सहसंयोजक यौगिक हो सकता है वह गैस हो, या हो सकता है वह द्रव हो, या हो सकता है वह वाष्पशील ठोस हो। इन तीनों अवस्था में किसी में मिल सकता है ना। सहसंयोजक यौगिक आपको गैस में मिल सकता है, या फिर द्रव अवस्था में मिल सकता है, या फिर वाष्पशील ठोस अवस्था में भी मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है सहसंयोजक यौगिकों के द्रव्यनांक। जो सहसंयोजक यौगिक हैं उनके द्रव्यनांक और क्वथनांक, द्रव्यनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। इसका कारण यह है कि इसमें आंतरिक, है ना, अंतराण्विक बल वैद्युत संयोजक यौगिक के स्थिर वैद्युत आकर्षण बल की अपेक्षा बहुत कमजोर होते हैं। देखिएगा इस पॉइंट को समझिएगा, क्या बोला, सहसंयोजक यौगिक के द्रव्यनांक और क्वथनांक। देखिए पहले द्रव्यनांक क्या है, जिस टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड जो है वह लिक्विड अवस्था में आ जाए या कोई भी ठोस जो है वह तरल अवस्था में आ जाए, है ना, तो वह आपका द्रव्यनांक कहलाएगा, जिस पर कि वह द्रव्य अवस्था में आ गया। और क्वथनांक क्या है, जिस टेम्परेचर पर कोई भी तरल, कोई भी लिक्विड जो है वह गैस की अवस्था में बदलने लगे तो वह उसका क्वथनांक कहलाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि पानी के लिए जो क्वथनांक है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। तो है ना, सहसंयोजक यौगिकों के द्रव्यनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। मतलब कि इसका द्रव्यनांक जो हुआ जिसपे कि यह द्रव्य में बदलेगा वह टेम्परेचर भी निम्न होता है, और वह टेम्परेचर भी निम्न होता है जिसमें यह गैस में बदलेगा, लिक्विड से गैस में, क्वथनांक भी निम्न होते हैं। इसका कारण, अब इसका क्वथनांक और द्रव्यनांक निम्न होने का कारण क्या है, इसका कारण है कि इसमें अंतराण्विक बल वैद्युत संयोजक यौगिक के स्थिर आकर्षण बल की अपेक्षा बहुत कमजोर होता है। अब देखिए कहा गया कि सहसंयोजक यौगिक का द्रव्यनांक और क्वथनांक दोनों ही कम होता है। तो कम क्यों होता है, इसका कारण क्या है, क्योंकि इसका जो अंतराण्विक बल है,
इसके अंदर अंतराण्विक बल जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जो दो अणुओं के बीच लगता है, इसके बीच जो अंतराण्विक बल है वह वैद्युत संयोजक यौगिक के स्थिर वैद्युत आकर्षण बल की अपेक्षा बहुत कमजोर होता है। ये जो अंतराण्विक बल है यह कमजोर होता है ना, अंतराण्विक बल कमजोर होता है किसकी अपेक्षा, है ना, रुकिए, अंतराण्विक बल कमजोर होता है किसकी अपेक्षा कमजोर होता है, इसके यौगिक के स्थिर विद्युत आकर्षण बल की अपेक्षा, यौगिक के स्थिर विद्युत आकर्षण बल की अपेक्षा, है ना, इस यौगिक के स्थिर विद्युत आकर्षण बल, है ना, किस यौगिक, सहसंयोजक यौगिक के स्थिर विद्युत आकर्षण बल की अपेक्षा इस सहसंयोजक यौगिक का अंतराण्विक बल जो है कमजोर होता है। और जब अंतराण्विक बल कमजोर होगा, इसी रीजन से सहसंयोजक यौगिक का द्रव्यनांक और क्वथनांक निम्न होता है। यहां से यह बात साफ स्पष्ट होती है इस लाइन से कि जिस भी सहसंयोजक यौगिक का द्रव्यनांक और क्वथनांक कम होता है, जिस भी क्या मतलब जितना भी सहसंयोजक यौगिक है उसका द्रव्यनांक और क्वथनांक कम होता है, और उसके कम होने का कारण है कि इसका जो अंतराण्विक बल है, इस सहसंयोजक यौगिक का जो अंतराण्विक बल है वह इस सहसंयोजक यौगिक के स्थिर वैद्युत आकर्षण बल की अपेक्षा कमजोर है। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ज्यादा हो जाता है और अंतराण्विक बल कमजोर हो जाता है, इसलिए इसका गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। अब अगर यदि आपसे कोई यह प्रश्न पूछे कि सहसंयोजक यौगिक का द्रव्यनांक और क्वथनांक निम्न क्यों होता है, तो आप बताएंगे क्योंकि सहसंयोजक यौगिक का जो अंतराण्विक बल है वह कमजोर होता है किसकी अपेक्षा, सहसंयोजक यौगिक के स्थिर विद्युत आकर्षण बल की अपेक्षा। स्थिर विद्युत आकर्षण बल अंतराण्विक बल की अपेक्षा ज्यादा है, इसलिए जो है यह क्या हो जाता है, अंतराण्विक बल कमजोर होने के कारण क्या होता है, इसका अणु टूट जाता है और यह द्रव्यनांक और क्वथनांक इसका निम्न हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहसंयोजक यौगिक जल में प्रायः अविलेय मतलब जल में घुलनशील नहीं है, है ना। सहसंयोजक यौगिक जल में प्रायः अविलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। जो कार्बनिक विलायक है जैसे बेंजीन हो गया, फिनॉल हो गया, इन सब में जो है ना, वह घुलनशील है लेकिन जल में अविलेय है। अब जो पदार्थ जल में या द्रव अमोनिया में घुलता है वो क्या कहलाता है, तो वह ध्रुविक, है ना। यहाँ पर जो है आप एक बात समझ सकते हैं, ध्रुवीय घोलक और अध्रुवीय घोलक होता है। तो जो ध्रुवीय घोलक होता है इसमें जल आ गया, द्रव अमोनिया आ गया, यह सब ध्रुवीय घोलक में आता है। और जो अध्रुवीय घोलक है उसमें कार्बनिक पदार्थ आते हैं, जैसे कि बेंजीन हो गया, फिनॉल हो गया, या इस तरह का और जो कार्बन से बना हुआ होगा वह अध्रुवीय घोलक में आता है। तो यह जो है सहसंयोजक यौगिक जल में प्रायः विलेय है परंतु कार्बनिक विलायकों में, है ना, सॉरी यहाँ गलती हो गया, सहसंयोजक यौगिक जल में अविलेय है। अविलेय है मतलब जल में नहीं घुलेगा। तो यह जो अध्रुवीय घोलक है, सॉरी जो ध्रुवीय घोलक है उसमें नहीं घुलेगा, है ना। ध्रुवीय घोलक का मतलब क्या हो गया, जल हो गया, द्रव अमोनिया हो गया, तो यह इसमें नहीं घुलेगा। जल में और अमोनिया में सहसंयोजक यौगिक नहीं घुलेगा, जबकि यह कार्बनिक विलायक में घुल जाएगा, जैसे बेंजीन में या और कार्बन का जो चीज होगा उसमें वह घुल जाएगा, पेट्रोल में घुल जाएगा, केरोसिन में घुल जाएगा। तो पेट्रोल, केरोसिन इन चीजों में सहसंयोजक यौगिक घुल जाएगा, लेकिन ध्रुवीय घोलक जैसे जल हो गया या द्रव अमोनिया हो गया, इन चीजों में ये नहीं घुलेगा। आगे देखिए, सहसंयोजक यौगिक द्रवित अवस्था या विलयन की अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। देखिए आ गया ना, सहसंयोजक यौगिक द्रवित अवस्था अर्थात लिक्विड फॉर्म में, है ना, या विलयन की अवस्था, है ना, सॉल्वेंट। सहसंयोजक यौगिक द्रवित अवस्था या विलयन की अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। यह अगर घोल के रूप में होगा तो यह क्या होगा, विद्युत का कुचालक होगा। याद रखिएगा कि सहसंयोजक यौगिक, है ना, सहसंयोजक यौगिक यदि लिक्विड अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, या फिर विलयन मतलब सॉल्वेंट की अवस्था में है, तो यह क्या होगा, विद्युत का कुचालक होगा। मतलब तरल अवस्था, अगर लिक्विड अवस्था में होगा तो यह विद्युत का कुचालक होगा। क्योंकि इन अवस्थाओं में ये आयन उत्पन्न नहीं करते हैं, सहसंयोजक यौगिक अगर
लिक्विड अवस्था में है, लिक्विड फॉर्म में है, तो वह क्या करता है, वह आयन को उत्पन्न नहीं करता है, आयन को उत्पन्न नहीं करता है ना। किंतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और अमोनिया के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि इन विलयनों में आयन उपस्थित होता है। सिर्फ अगर हम HCl को देखें और अमोनिया, है ना, NH3 और HCl, इन दोनों को छोड़ के इसके विलयन में क्या होता है, इसके जलीय विलयन में विद्युत, इसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इसके विलयन में HCl और NH3 में आयन उपस्थित होता है। HCl और NH3 को छोड़ करके जो भी विलयन है वह लिक्विड अवस्था में जो है विद्युत का कुचालक होता है, और उसका विद्युत का कुचालक होने का कारण यह है क्योंकि इन अवस्थाओं में ये आयन उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। जब सहसंयोजक यौगिक लिक्विड की अवस्था में होता है तो वह आयन उत्पन्न नहीं कर पाता है, और आयन जब उत्पन्न नहीं होगा तो वह विद्युत का कुचालक हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान रखिएगा कि जब सहसंयोजक यौगिक, है ना, सहसंयोजक यौगिक द्रवित अवस्था में या विलयन की अवस्था में होता है तो यह विद्युत का कुचालक हो जाता है, विद्युत का कुचालक हो जाता है। और विद्युत का कुचालक क्यों होता है, क्योंकि इन अवस्थाओं में ये आयन उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। जब वह लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा सहसंयोजक यौगिक तो वह आयन को उत्पन्न नहीं कर पाएगा, और जब आयन उत्पन्न नहीं होगी तो फिर क्या होगा, वह विद्युत का कुचालक हो जाएगा। लेकिन HCl और NH3 ये दो चीज है ना, HCl और NH3 ये दो चीज जो है इसके जलीय विलयन, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NH3 जो है इसके जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। इन दोनों का जलीय विलयन जो होता है यह विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इन विलयनों में आयन उपस्थित होते हैं। ये एक्सेप्शनल केस है किसका, सहसंयोजक यौगिक का, कि HCl और NH3 को छोड़ करके बाकी जितने भी सहसंयोजक यौगिक हैं उनके जो घोल होंगे, उनके जो लिक्विड होंगे वह विद्युत का कुचालक होगा। लेकिन सिर्फ HCl और NH3 इसका जलीय विलयन है एक्सेप्शनल केस में, अपवाद में, जो विद्युत का सुचालक है, और इसका कारण यह है कि इसके विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। इसके अलावा जितने भी सहसंयोजक यौगिक हैं उसके लिक्विड फॉर्म में आयन उत्पन्न नहीं होता है, और इसलिए वह विद्युत का सुचालक नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहसंयोजक यौगिक, है ना, सहसंयोजक यौगिक कोवैलेंट कंपाउंड, है ना, सहसंयोजक यौगिकों के साथ अभिक्रियाएं प्रायः धीरे धीरे होती है। जो सहसंयोजक यौगिक हैं, है ना, कोवैलेंट कंपाउंड है, इसके साथ जो है अभिक्रियाएं प्रायः क्या होती है, धीरे धीरे होती है, मतलब स्लोली रिएक्शन होती है, अभिक्रियाएं प्रायः धीरे धीरे होती है। ठीक है। सहसंयोजक यौगिक अणुओं के रूप में रहते हैं। ये किस रूप में रहते हैं, अणु के रूप में, मॉलिक्यूल के रूप में रहते हैं। सहसंयोजक यौगिक जो है अणु के रूप में रहते हैं। अब यह बात समझिए, अणु के रूप में क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि दो एटम मिल करके इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है, और इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप वह जो है एक दूसरे से जुड़ता है और नए कंपाउंड का निर्माण करता है। तो अलग अलग दो एटम जब जुड़ेगा तो वह एक मॉलिक्यूल का निर्माण करेगा, और इसलिए जो है सहसंयोजक यौगिक अणु के रूप में ही रहते हैं। ठीक है। कुछ और पॉइंट है जो एक्स्ट्रा है, थोड़ा इससे मिला जुला ही है, देख लीजिए। ज्यादातर सहसंयोजक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक कम होता है। हमने बता दिया है कि ज्यादातर सहसंयोजक यौगिक जो है इसका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। गलनांक और क्वथनांक कम क्यों होता है, क्योंकि इसका अंतराण्विक बल जो है कमजोर होता है इसके स्थित विद्युत आकर्षण बल की अपेक्षा, इसलिए ज्यादातर सहसंयोजक यौगिक का जो है गलनांक और क्वथनांक कम होता है। ये यौगिक मतलब सहसंयोजक यौगिक नरम और लचीले होते हैं। सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, नरम होते हैं और लचीले, नरम और लचीले होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। हमने भी बताया आप पहले भी कि ये जो है विद्युत के कुचालक होते हैं, है ना। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। कौन, सहसंयोजक यौगिक के बारे में बोला जा रहा है, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है। इनमें संलयन और वाष्पीकरण की एंथैल्पी कम होती है। किसमें, तो सहसंयोजक यौगिक में संलयन और वाष्पीकरण की एंथैल्पी कम होती है। देखिए एंथैल्पी का जो शाब्दिक अर्थ है यह गर्मी या ऊष्मा भी होता है, लेकिन एंथैल्पी को समझेंगे तो यह प्रेशर और हीट से जो है रिलेटेड होकर के उसके बहुत थोड़ा सा डीप चीज़ है। लेकिन यहाँ पर आप जो इसमें इस्तेमाल हुआ है तो आप समझ सकते हैं इनमें संलयन और वाष्पीकरण की एंथैल्पी कम होती है, मतलब संलयन का और वाष्पीकरण का जो है गर्मी या ऊष्मा कम होता है। सहसंयोजक यौगिकों की ज्वलनशीलता, सहसंयोजक यौगिकों की ज्वलनशीलता आयनिक यौगिकों से
ज़्यादा होती है। जो आयनिक यौगिक हैं उससे ज़्यादा ज्वलनशीलता किसकी होती है? सहसंयोजक यौगिकों की। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सहसंयोजक यौगिक हैं, कोवैलेंट कंपाउंड है, इसकी जो ज्वलनशीलता है वह आयनिक यौगिक से ज़्यादा होती है। अब यहाँ आपके मन में होता होगा कि ज्वलनशीलता क्या है? तो देखिए, ज्वलनशीलता जो है, कोई पदार्थ कितनी आसानी से आग पकड़ता है या किसी पदार्थ में कितनी आसानी से आग जल रहा है, यह जो है उसकी किस पर डिपेंड करती है? ज्वलनशीलता पर। जो ज़्यादा ज्वलनशील पदार्थ होगा उसमें उतनी ही आसानी से आग पकड़ लेगा, जो कम ज्वलनशील होगा उसमें आग उतनी ही देरी से पकड़ेगा। तो ज्वलनशीलता मतलब कोई पदार्थ कितनी आसानी से आग पकड़ता है या कितनी आसानी से जलता है, ये ज्वलनशीलता कहलाती है। तो सहसंयोजक यौगिक की ज्वलनशीलता आयनिक यौगिक से ज़्यादा होता है। जो आयनिक कंपाउंड है, जो आयनिक यौगिक है ना, तो आयनिक यौगिक से इसका सहसंयोजक यौगिक का ज्वलनशीलता ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये यौगिक पानी में अघुलनशील होते हैं। हमने पहले ही बताया कि पानी में अघुलनशील होते हैं, मतलब कि ये ध्रुवीय घोलक में जो है अघुलनशील होते हैं, जबकि अध्रुवीय घोलक में घुलनशील होते हैं। तो वही चीज़ को यहाँ भी लिखा गया, ये यौगिक पानी में मतलब कि ध्रुवीय घोलक में अघुलनशील होते हैं और केवल कार्बनिक विलायक में घुलते हैं। जो कार्बनिक विलायक है उसमें ये इजीली घुल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्बनिक विलायक को हम लोग अध्रुवीय घोलक बोलते हैं, जिसमें केरोसिन, पेट्रोल ये सब आता है, और पानी वगैरह जो है, पानी और द्रव अमोनिया जो है, ये ध्रुवीय घोलक में आता है। तो पानी में ये अघुलनशील है, इसलिए लिखा कि ये यौगिक पानी में अघुलनशील होते हैं और केवल कार्बनिक विलायकों में घुलते हैं। इन यौगिकों में ध्रुवीय विशेषताएं नहीं होती। ध्रुवीय विशेषता का मतलब क्या हुआ? यही जो ध्रुवीय घोलक, चूंकि ध्रुवीय घोलक में ये नहीं घुलता है इसलिए इसमें ध्रुवीय विशेषताएं नहीं होती है। तो साफ बोला कि इन यौगिक मतलब किन यौगिक? सहसंयोजक यौगिक, कोवैलेंट कंपाउंड में इन यौगिकों में ध्रुवीय विशेषताएं नहीं होती है ना, ध्रुवीय विशेषताएं नहीं होती। यहाँ हमको लगता है आप ये समझ गए होंगे ध्रुवीय विशेषता का मतलब क्या हुआ है ना। जो ध्रुवीय घोलक है, इस सेंस से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो इन यौगिक में ध्रुवीय विशेषताएं नहीं होती। ये ऊष्मा के भी कुचालक होते हैं। ये ऊष्मा का क्या कहता है? कुचालक होता है। ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं। जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड, ये ऊष्मा का, हीट का क्या होता है? कुचालक होते हैं। ठोस, जो ठोस है, ठोस सहसंयोजक यौगिकों में ग्रेफाइट जैसी नरम संरचना होती है। जो ठोस सहसंयोजक यौगिक होते हैं, ऐसे सहसंयोजक यौगिक, ऐसे कोवैलेंट कंपाउंड जो ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं, तो ठोस सहसंयोजक यौगिकों में ग्रेफाइट जैसी नरम संरचना होती है। ग्रेफाइट जिस तरह नरम होता है उसी तरह की नरम संरचना होती है। किसमें? जो ठोस सहसंयोजक यौगिक होगा, सॉलिड कोवैलेंट कंपाउंड होगा, उसमें क्या होती है? ग्रेफाइट जैसी नरम संरचना होती है, नरम स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, चलिए, सहसंयोजक यौगिक रासायनिक यौगिक होते हैं। सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं? रासायनिक, केमिकल कंपाउंड होते हैं। कोवैलेंट है ना, ये जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं ये रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें परमाणुओं का एक समूह एक दूसरे से सहसंयोजक रूप से बंधा होता है। सहसंयोजक रूप से बंधा होने का मतलब क्या होता है? कि वह जो है, आप उसके एटम जो है आपस में इलेक्ट्रॉनों के साझा करके जुड़े होते हैं और जुड़ करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जो यौगिक के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। तो वही बात बोला कि सहसंयोजक यौगिक रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें परमाणुओं का एक समूह एक दूसरे से सहसंयोजक रूप से बंधा होता है। ठीक है ना, और सिलिका और हीरे के अणुओं का गलनांक ज़्यादा होता है। याद रखिएगा, सिलिका और हीरा, है ना, एक थोड़ा सा पॉइंट याद रखिएगा, सिलिका और हीरा, ये दोनों चीज़ जो है, सिलिका और हीरे के अणु का गलनांक ज़्यादा होता है। सिलिका का और हीरा का, सिलिका का और हीरा के जो अणु होते हैं, सिलिका का और हीरा के अणुओं का गलनांक जो है ना, इनका गलनांक जो है एक तरह से कह सकते हैं कि ज़्यादा होता है, जल्दी गल जाएगा, है ना। सिलिका का और हीरा का जो अणु है उसका गलनांक ज़्यादा होता है। ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉनों का बादल होता है, ये अलग से पॉइंट है। ग्रेफाइट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का बादल, है ना, इलेक्ट्रॉनों का बादल होता है इसमें। किसमें? ग्रेफाइट में। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनों का बादल किसमें होता है? ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट में। तो ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉनों का बादल होता है, इसलिए यह एक अच्छा कंडक्टर है। इसलिए यह क्या होता है? एक गुड कंडक्टर है ना, एक अच्छा कंडक्टर है।
यह एक अच्छा कंडक्टर है। कौन? ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉनों का बादल होता है, इसलिए यह एक अच्छा कंडक्टर है, एक गुड कंडक्टर है। तो मित्र आज हमने जो है सहसंयोजक यौगिक के गुण क्या क्या हैं या कोवैलेंट कंपाउंड के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसको हमने देखा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।